नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के रेल रोको आंदोलन की, लखीमपुर खीरी की घटना पर बीजेपी नेता के बेतुके बयान की। जानेंगे सत्यपाल मलिक ने किसान आंदोलन का क्या बताया हल, सपा को लेकर बीजेपी में क्यों मची है हलचल। बात करेंगे बिहार में कांग्रेस के बढ़ते कुनबे की और पंजाब में चन्नी सरकार के फैसलों की, और बुलेटिन के आखिर में बात सुप्रीम कोर्ट की सरकार पर सख्त टिप्पणी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बीजेपी पदाधिकारियों की हुई बैठक। आगामी विधानसभा चुनावों की बनाई रणनीति, मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक ले जाने का रोड मैप किया तैयार। जम्मू कश्मीर के हालात पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने की बैठक, मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, मोदी सरकार की अक्षमता और कुशासन से जम्मू कश्मीर की स्थिति हुई खराब। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। कहा, बीजेपी ने सस्ती हवाई यात्रा का किया था वादा। कहा था चप्पल पहनने वाले लोग भी करेंगे हवाई सफर, लेकिन अब चप्पल पहनकर सड़क पर चलना भी हुआ मुश्किल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम बने हुए हैं एक चैलेंज। मंत्रालय कर रहा है काम, तेल की कीमतें छू रही हैं आसमान। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कृषि कानून को लेकर किसान पहले से ही मोदी सरकार से नाराज दिखाई दे रहे हैं। किसान तीनों नए कृषि कानून रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं दिख रही है। इस बीच लखीमपुर खीरी की घटना के बाद किसान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। इसके लिए उन्होंने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया था। तो क्या असर रहा किसानों के इस आंदोलन का, देखिए ये रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा ने रेल रोको आह्वान किया था, जिसके चलते करीब 150 जगहों पर रेल सेवाएं प्रभावित हुई। वहीं उत्तर रेलवे के अंबाला और फिरोजपुर डिवीजन में 50 ट्रेन प्रभावित हुई। इसके अलावा किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिमी रेलवे पर भिवानी रेवाड़ी, सिरसा रेवाड़ी, लोहारू हिसार, सूरतगढ़ भटिंडा, सिरसा भटिंडा, हनुमानगढ़, सादुलपुर तथा श्री गंगानगर रेवाड़ी रेलखंडों के बीच रेल यातायात प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनों के रूट बदले गए और कई को रद्द किया गया। किसानों के रेल रोको आंदोलन का काफी असर देखने को मिला। हालांकि अब किसानों का प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। किसान रेलवे स्टेशन से जा चुके हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया है कि लखीमपुर खीरी मामले में जब तक न्याय नहीं मिल जाता, प्रदर्शन लगातार तेज होता जाएगा। दरअसल किसानों ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को पद से हटाकर तत्काल गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया था। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक अजय मिश्र का इस्तीफा नहीं होगा, तब तक आंदोलन और तेज किया जाएगा। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किसानों में बेहद नाराजगी है। इसे लेकर आज किसानों ने देश भर में रेल रोको आंदोलन भी किया। विपक्ष भी किसानों के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को ना तो विपक्ष की चिंता है और ना ही किसानों की। तभी तो बीजेपी के मंत्री लखीमपुर खीरी की घटना को मामूली घटना बता रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में है। उस पर 4 लोगों की जान लेने का आरोप है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्र मोनू की थार कार किसानों के काफिले पर चढ़ा दी गई थी, जिसमें 4 किसानों की जान चली गई। मामला केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने शुरुआत में तो कोई कार्यवाही नहीं की, लेकिन जब दबाव सुप्रीम कोर्ट से आया तो मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हुई। किसान अभी भी अजय मिश्र के इस्तीफे पर अड़े हैं और आज अपनी इसी मांग को लेकर किसानों ने देश भर में रेल रोको आंदोलन भी किया, जिसका व्यापक असर दिखाई दिया। लेकिन बीजेपी को ना तो किसानों के आंदोलन से कोई फर्क पड़ता दिख रहा है और ना ही किसानों की मांगों का। इसलिए तो बीजेपी के मंत्री इसे छोटी मोटी घटना बता रहे हैं। योगी सरकार में शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने तो इसे लेकर जो बयान दिया है, उससे पार्टी घिरती दिख रही है। द्विवेदी ने कहा कि लखीमपुर खीरी में जो हुआ, कभी कभी उस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ प्रभावित परिवार को मदद दी है और मुझे भी इस घटना का दुख है। शिक्षा मंत्री के बयान को किसानों को डराने के रूप में भी देखा जा रहा है। किसान भी मंत्री के बयान से भड़के हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि बीजेपी के मंत्री इतनी बड़ी घटना को भी मामूली बता रहे हैं। उन्हें इसका जवाब चुनावों में दिया जाएगा। बीजेपी नेता के बयान से किसानों में तो गुस्सा है ही और बीजेपी के अपने भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। वैसे बीजेपी के अपनों की नाराजगी तो सरकार से भी है। किसानों का मामला हो या फिर कश्मीर का, केंद्र की मोदी सरकार घिरती दिख रही है। अब इसे लेकर मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। जम्मू कश्मीर की घाटी में गैर कश्मीरियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इन घटनाओं की वजह से जनता खौफ में है और खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, जिसके चलते सरकार के खिलाफ लोगों में
गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लगातार बढ़ती घटनाओं के कारण अब सरकार अपने ही लोगों के निशाने पर आ गई है और सरकार के अपने ही लोग सरकार की आलोचना कर रहे हैं। दरअसल मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने घाटी में घटनाओं के चलते गैर कश्मीरियों के जान गंवाने को लेकर बड़ा बयान दिया है। मलिक ने कहा, जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था तो आतंकी घटनाएं नहीं होती थी। श्रीनगर के 50 किलोमीटर के दायरे में आतंकवादी के घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। अब वे खुलेआम लोगों को मार रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने अपने इस बयान के जरिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा पर भी निशाना साधा है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ही नहीं, सत्यपाल मलिक कई और मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना करते नजर आते हैं और सरकार के फैसलों को गलत बताते हैं। उसी कड़ी में जब से कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है, तब से सत्यपाल मलिक किसानों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने कृषि कानून निरस्त करने की भी मांग की थी। अब एक बार फिर मलिक ने कहा है कि इस समय किसानों के साथ गलत हो रहा है। पिछले 10 महीने से घर छोड़कर किसान दिल्ली में पड़े हुए हैं। मैं उनके साथ हूं। किसानों के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ झगड़ा कर चुका हूं। सबको कह चुका हूं कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। मलिक का कहना है कि केंद्र सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून बनाना चाहिए। एमएसपी पर कानून बनने के बाद किसानों का मुद्दा अपने आप खत्म हो जाएगा। उनका दावा है कि अगर किसानों की बात नहीं मानी जाती है तो मुश्किल होगी। अब देखना होगा कि सत्यपाल मलिक की इस टिप्पणी पर सरकार कोई फैसला लेती है या नहीं। बीजेपी की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं और ये आज यूपी विधानसभा में भी दिखाई दिया, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष पद का चुनाव था। उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी समर्थक उम्मीदवार को जीत तो मिल गई, लेकिन इस जीत में भी बीजेपी को हार दिखाई दे रही है। पार्टी को अब कई विधायकों के पाला बदलने की आशंका दिख रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष चुन लिए गए हैं। आज विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए हुए चुनावों में नितिन अग्रवाल ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह वर्मा को 244 वोटों के अंतर से हरा दिया। नितिन अग्रवाल को 304 वोट मिले, जबकि नरेंद्र वर्मा को सिर्फ 60 वोट ही हासिल हुए। सपा का समर्थन नरेंद्र वर्मा के साथ था तो नितिन अग्रवाल को बीजेपी और उसके सहयोगियों का समर्थन मिला था। नितिन को बीजेपी का समर्थन मिलने के बाद से ही ये तय हो गया था कि जीत नितिन अग्रवाल की होगी, लेकिन चुनाव परिणाम से बीजेपी की चिंता बढ़ गई है। दरअसल यूपी में 3 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं और आज यूपी विधानसभा की जो स्थिति है उसके अनुसार बीजेपी के खाते में कम से कम 320 वोट आने थे। बीजेपी के पास 306 सीटें हैं, जबकि 9 सीटें बीजेपी की सहयोगी अपना दल के पास हैं। इसके साथ बीजेपी को 4 अन्य विधायकों का भी समर्थन मिला हुआ है। नितिन अग्रवाल का वोट जोड़ दें तो ये संख्या 320 होती है, लेकिन वोटिंग में बीजेपी को सिर्फ 304 वोट ही मिले। दूसरी ओर सपा समर्थक नरेंद्र वर्मा को 60 वोट मिले, जबकि विधानसभा में सपा के सिर्फ 46 सदस्य हैं। यानी बीजेपी समर्थक उम्मीदवार को जितने वोट मिलने थे उससे 16 वोट कम मिले हैं, जबकि सपा उम्मीदवार के खाते में 14 वोट अतिरिक्त आए हैं। इन चुनावों में बीएसपी और कांग्रेस पहले ही मतदान से दूर रहने का ऐलान कर चुकी थी। अब बीजेपी उन विधायकों की तलाश कर रही है जो वोटिंग से दूर रहे। वोटिंग के बाद इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के कई विधायक सपा के संपर्क में हैं और इसीलिए उन्होंने वोटिंग से दूरी बनाए रखी है और चुनावों के ऐलान के साथ ही ये विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। इनमें से अधिकांश विधायक पश्चिमी यूपी के बताए जाते हैं। पाला बदलने का खेल सिर्फ यूपी में ही नहीं, बिहार में भी होता दिख रहा है। बिहार में इस समय 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हैं। कांग्रेस लंबे समय बाद अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़ रही है। पार्टी को कन्हैया कुमार से बेहद ज्यादा उम्मीदें हैं, जो कुछ समय पहले ही पार्टी में शामिल हुए हैं और अब एक और नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। नेता ही नहीं, पूरी की पूरी पार्टी का ही कांग्रेस में विलय हो सकता है। बिहार में कांग्रेस अब तेजी से अपनी जमीन मजबूत करती दिख रही है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया और पूरी मजबूती से चुनाव प्रचार में भी जुट गई है। 22 अक्टूबर से कन्हैया कुमार इन दोनों ही सीटों पर प्रचार की कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। इसके साथ ही बिहार के कदावर नेता पप्पू यादव भी कन्हैया की मदद करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी जल्द ही कांग्रेस का दामन थामेंगे। दरअसल पप्पू यादव शुरुआत में कुशेश्वर स्थान और तारापुर में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे। इसके लिए वो कांग्रेस के साथ जाप का गठबंधन चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से पप्पू को साफ संकेत दे दिए गए कि अगर उन्हें चुनाव लड़ना है तो वो कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करा दें। शुरुआत में पप्पू यादव इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब वो जाप का कांग्रेस में विलय कराने को तैयार हो गए हैं। इसके साथ ही पप्पू यादव उपचुनावों में कांग्रेस की मदद के लिए भी तैयार हो गए हैं। पप्पू यादव नवंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद कांग्रेस में शामिल होने का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। कन्हैया कुमार के बाद पप्पू का कांग्रेस में शामिल होना कांग्रेस के लिए बिहार में बड़ी उपलब्धि होगी।
क्योंकि इन दोनों ही नेताओं का बिहार में जबरदस्त असर है। पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल कराने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी पत्नी रंजीता रंजन की मानी जा रही है। रंजीता कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव हैं और कांग्रेस के टिकट पर सुपौल से लोकसभा चुनाव भी जीत चुकी हैं। बिहार में कांग्रेस बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन अब कांग्रेस को मजबूत बनाने की कोशिशों में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जुट गए हैं और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही उन राज्यों में भी कांग्रेस मजबूत हो रही है जहां उसकी सत्ता है, और इनमें से पंजाब में तो 3 महीने बाद ही चुनावों का ऐलान हो जाएगा। चुनावों से पहले कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का सीएम बनाया था। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ही बने हुए हैं। पंजाब में कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू अक्सर नाराज रहते हैं। कभी इसकी वजह कैप्टन अमरिंदर होते हैं तो कभी सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। हाल ही में उन्होंने सीएम चन्नी के फैसले से खफा होकर ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। हालांकि लंबी बातचीत के बाद उन्होंने त्यागपत्र तो वापस ले लिया, लेकिन माना जा रहा है कि वो अब भी सीएम से खफा हैं। इन्हीं अटकलों के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बैठक की। इस मौके पर सिद्धू के करीबी माने जाने वाले मंत्री परगट सिंह भी मौजूद थे। दरअसल ये बैठक उस खत के बाद बुलाई जो सिद्धू ने सीधा सोनिया गांधी को लिखा था। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को 15 अक्टूबर को लिखे पत्र में सिद्धू ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र का हिस्सा बनाने के लिए 13 सूत्री एजेंडा के साथ पंजाब मॉडल की हिमायत की है। सिद्धू ने कहा कि आज मैं आपको 2017 के 18 सूत्री चुनाव प्रचार एजेंडा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किए जाने के लिए पत्र लिख रहा हूं। पत्र में कहा गया कि राज्य सरकार को बिजली खरीद समझौते और हमारे द्वारा वादा किए गए सभी त्रुटिपूर्ण पीपीए को रद्द करने पर एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश मंत्रिपरिषद में दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए और अधिक प्रतिनिधित्व की भी हिमायत की। सिद्धू की यही चिट्ठी सीएम चन्नी के लिए चिंता का सबब बन गई थी, इसीलिए उन्होंने बैठक बुलाकर अहम मुद्दों पर चर्चा की। अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद बात बनती है या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी की। देश के हाई कोर्टों में जजों की संख्या पूरी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके खाली पद भर ही नहीं रहे हैं। न्यायालयों में जजों की खाली पड़ी कुर्सियों के कारण कितने ही मामले लंबित पड़े हुए हैं और लोगों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। सरकार को नाम भी भेजे जा चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है और इसमें अपनी गलती नहीं मान रही है। और अब सरकार की तरफ से हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। देखिए रिपोर्ट। देश की जनता को न्याय कहां से मिलेगा जब न्याय की आसंदी पर लोग ही नहीं होंगे। ये है हमारे देश के हाई कोर्ट का हाल, जहां पर कोर्ट रूम में जजों की कुर्सियां खाली पड़ी हैं और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारी सरकार की लापरवाही है। और अब सरकार की इस लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि कॉलेजियम ने मई 2021 से अब तक 106 नाम हाई कोर्ट जजों के लिए भेजे, जिन्हें किस्तों में मंजूर किया गया, जबकि सरकार इस बात से वाकिफ है कि हाई कोर्ट में जजों की लगभग 42% रिक्तियां हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने सरकार को 8 नाम एक साथ भेजे थे, पर 5 को मंजूरी दी। वहीं पटना, केरल व इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जो नाम भेजे गए उनमें से कुछ रोक लिए गए। राजस्थान के लिए 5 नाम भेजे, जिनमें से 3 मंजूर किए गए, 2 रोक लिए गए। अब सरकार की तरफ से इस मामले में लापरवाही बरती जा रही है, जिस पर कुछ दिन पहले ही सीजेआई रमन ने चिंता भी जताई थी। इसके अलावा कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी गलती मानने के बजाय कॉलेजियम की लिस्ट में ही कमी बता दी थी। अब एक बार फिर सरकार की तरफ से अपनी सफाई पेश की गई है। कानून मंत्रालय का कहना है कि नाम जानबूझकर नहीं रोके जाते हैं और एमओपी यानी मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का कोई उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।